नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह सर। इस वक्त स्पाइस का खेल बहुत अलग लेवल पर खेला जा रहा है सर भारत के अंदर। हमने एक शो किया जहाँ पे आईएसआई एजेंट की बात की, किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता, हमने वो शो किया। उसके बाद वो मीडिया में काफी उठाया गया, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। किस तरीके से उनकी संदिग्ध हालतों में उनकी मृत्यु हुई। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन। पर अब जब हमने वो शो कवर किया, उसके बाद फिर एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है सर, जिसपे मैं चाहूंगी कि आप रोशनी डालें। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, हम दो धारी तलवार पर चल रहे हैं इस वक्त। भारत में ये जो एक्टिविटीज हैं अचानक से बढ़ गई हैं पिछले 6 महीने के अंदर। जी सर। नमस्कार गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने महत्वपूर्ण विषय पर संवाद का अवसर दिया और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से देश को जागरूक करें, जन जन तक ये पहुंचाएं कि जो पाकिस्तान का ख्वाब है कि हजार चीरे लगा करके भारत को तबाह कर दे और उनके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं गजवाए हिंद को कामयाब करें, होना इसमें कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है, उसकी औकात नहीं है। वो अपने आप को संभाल ले, बलूचिस्तान को संभाल ले, तालिबान से अपने को मुकाबला कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। उसके तो अपनी जो संकट की घड़ी है उससे अभी निकलना तो छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकले थे बड़े मियाँ चौबे जी छब्बे बनने निकले थे, दूबे भी नहीं रहे। उनका तो वही औकात है। हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मंसूबा है हेट इंडिया के अलावा उनके पास पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का कोई कारण ही नहीं है। पाकिस्तान का वजूद ही है कि भारत से घृणा, सनातन से घृणा, और उसके चलते उन्होंने जो किया, हम लोगों ने पिछले शो में डिस्कस किया किस तरीके से कि वो हमारे निर्वाचित और यशस्वी प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। निष्फल रहे सदैव की भांति और हमेशा निष्फल ही रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये बात कर दूं क्योंकि आपके कुछ दर्शक चाहते हैं कि क्लिष्ट हिंदी नहीं, सामान्य बोलचाल वाली भाषा में बोला जाए, कुछ उसमें ऐसी बातें न की जाएं कि जो लोग उसमें समझने में दिक्कत हो। तो इंडिया एज अ कंट्री इज मच मच माइटियर एंड बेटर देन व्हाट इट वाज 10 years ago और इवन 20 years ago। इट इज अ डिफरेंट इंडिया। ये भारत जागा हुआ भारत है, जागा हुआ शेर है। तो जिस तरीके से घर में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया है, अब वो समय आ गया है कि देश के अंदर जो दीमक हैं, देश के अंदर जो सांप हैं, नाग हैं, उनका सत्यानाश करें और वो शुरू हो रहा है। गायत्री जी, आपको जान करके अचंभा होगा कि दिल्ली को दहलाने की नीयत से दिवाली के समय को चुना गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि दिल्ली को दहला देंगे और उन्होंने सर्वे भी किया। कहाँ सर्वे किया? एक पॉश मॉल साउथ दिल्ली में और एक बहुत ही लोकप्रिय पार्क जहां लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने आते हैं। तो गायत्री जी, इनमें से दो पकड़े गए। दिल्ली स्पेशल सेल को बधाई कि उन्होंने से एक अदनान खान को गिरफ्तार किया। अदनान खान को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही के ऊपर और पूछताछ के बाद उसने इशारा जब किया तो मालूम पड़ा कि भोपाल से दूसरा अदनान एक पकड़ा गया। और जो चौंकाने वाली बात थी कि ये सीरियन हैंडलर के द्वारा ये मोटिवेट होते थे और सीरियन हैंडलर के द्वारा इनकी ब्रेन वॉशिंग और इनको दिशा निर्देश और इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। सीरियन जो इंस्ट्रक्टर था उसका नाम था अबू हाफिज अल हाशमी और करंट खलीफा जो आईएसआई की है उसके प्रति इन्होंने बैत, जिसको कहते हैं वफादारी की कसम, वो खाई और उसकी एक विशेष भाव भंगिमा बना करके, जैसे फैंसी ड्रेस पार्टी होती है उस तरीके की वेशभूषा और आईएसआईएस का झंडा लेकर के और उसका वीडियो बनाया। तो जब छापा पड़ा तो वो फैंसी ड्रेस पार्टी की पोशाक भी पकड़ी गई, वो वीडियो भी पकड़ा गया, लैपटॉप भी पकड़ा गया, लैपटॉप के साथ पेन ड्राइव भी पकड़ी गई और तमाम सीडीज, हार्ड डिस्क, तमाम चीजें जो बरामद हुई। तो इनकी डिटेल्ड इंट्रोगेशन अब इनका हो रहा है। अब ये जाएंगे पॉलीग्राफ टेस्ट में, नार्को एनालिसिस में। एनआईए को भी सूचित कर दिया गया है। अब दो अदनान, एक अदनान दिल्ली वाला, एक अदनान भोपाल वाला। तो भोपाल वाला जब ये लाया गया, सबकी अलग अलग हम जन्म कुंडली खंगालेंगे और इन्होंने अब तक क्या क्या किया है। इनका उद्देश्य था कि दिवाली पे दिल्ली को दहलाना। फिलहाल ये अपनी खैरियत बना ले क्योंकि ये जो हमने कहा ना कि अभी ये जागा हुआ भारत है, जागा हुआ शेर है, जिसने घर में घुस करके दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया है। तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या हैं?
और इनके ऊपर जो कार्रवाई शुरू हुई है, आप समझ सकती हैं कि जैसी कार्रवाई हुई है और जैसा था, ये कर तो कुछ नहीं पाए, लेकिन इनके कमरों से जो बरामदगी, थोड़ा उसके ऊपर हम चर्चा कर लें। बॉल बेयरिंग, तेजाब, सल्फर यानी गंधक, कील कांटे, और DIV, डू इट योरसेल्फ। एक डू इट योरसेल्फ एक किट होता है कि घर में उपलब्ध सामान पे जो अवेलेबल हो ग्रोसर्स के यहाँ, जो पास पड़ोस के कबाड़ियों के यहाँ मिल जाए, कि कांटे, गंधक, नौसादर, और वो घड़ी जो कि एक टाइमर का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का हम तैयार भी कर सकें और विस्फोट भी कर सकें। ये तमाम चीजें बरामद हुई। आपत्तिजनक साहित्य, रेडिकलाइजेशन का साहित्य। अब अगर आप देखें कि इन्होंने जो बैत वाली जो कसम थी, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि जो खलीफा हैं ISIS के, उनके प्रति जो वफादारी की कसम खाई इन्होंने, उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने लोगों को वर्गलाने की कोशिश की। इनकी खुद की उम्र औसतन 20 से 25 वर्ष के बीच में दोनों ये हैं, और इनके वीडियोस जो बने हैं रेडिकलाइजेशन के लिए, चरमपंथी गतिविधियों के लिए, और इनके ऊपर ये था कि किस प्रकार से ये समर्पण कर दें ISIS के नेतृत्व को। स्पेशल ब्रांच ने एक को गिरफ्तार किया, 16, डेट लाइन इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को, और दूसरे अदनान पकड़े गए भोपाल में 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को, यानी दिवाली के पहले इन्हीं का दिवाला निकल गया। तब अब मध्य प्रदेश में पहले सोचना चाहिए था कि इनको जो गिरफ्तारी हो रही तो वहां राजनीति शुरू होगी। कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश में तो बोलबाला हो गया है, मध्य प्रदेश में तो चरमपंथी गतिविधियां, कभी गुजरात पुलिस आती है ATS, कभी दिल्ली की स्पेशल सेल आ जाती है, आप क्या कर रहे हैं? और आपके यहाँ तो फिर लोगों ने कहा कि आपके यहाँ तो सिमी का गढ़ था पहले। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। ये दौर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये है देश के साथ खड़े वक्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी तत्व जहां कहीं भी हो, पूरा राष्ट्र एक है इनको मिट्टी में मिलाने के लिए। तो वो तो नहीं कहा, और कह भी कैसे सकते हैं? राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कैसे होगी? आपने देखा किस तरीके से मामले को डिफेक्ट कर दिया राजनीतिक मित्रों ने, बनिस्बत इसके कि इस घटना का खंडन करें, इस घटना का विरोध करें, और ये कहें कि सत्यानाश हो राष्ट्र विरोधी तत्वों का, इनको जहां कहीं खोद के गाड़ दें, इनके भागने के रास्ते बंद कर दें। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन जी। सर मेरे को ऑब्वियसली जो भारत में होगा और जो हुआ उससे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है सर, जो इनका हैंडलर है जिसका भी आपने नाम लिया, उसकी ट्रेनिंग सीरिया और टर्की में हुई हुई है। बहुत ही चिंता और मुझे अफसोस भी है कि एक अदनान जो था, ये यूपी ATS ने UAPA में पहले भी गिरफ्तार किया था, जो भोपाल वाला अदनान है। और UAPA कोई सामान्य चीज नहीं है। दुर्भाग्य से इसको अरेस्ट तो यूपी ATS ने किया, लेकिन इसकी जमानत हो गई 224 में। आप समझ रही हैं, पहले गिरफ्तार किया, 2024 में जमानत हुई, 2025 में 18 अक्टूबर को फिर गिरफ्तार हुआ। इसका मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। और इनके ऊपर आपने ऐसी क्या कार्रवाई की है? क्या आप जरूरी नहीं समझते हैं कि इनके ऊपर, ऐसे तत्वों के ऊपर जो राष्ट्र विरोधी तत्वों में है, UAPA में है, ये हमारे बेगुनाह बच्चे, अभी क्या है, अभी आप देखिएगा, हमारे बेगुनाह बेरोजगार नौजवानों को तंग किया जा रहा है, जो कि एक नैरेटिव तैयार करके इनके जो बुजुर्गवार हैं, वो इस तरीके का डिफेंस इन लड़कों को देने लगते हैं कि हमारे बेगुनाह नौजवानों को तंग किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और उसके बाद मैं चाहूंगा यूपी ATS देखे कि किन परिस्थितियों में इनकी जमानत हुई। जमानत का एक कारण यह था गायत्री जी, कि जो ऑफेंसेस हैं उनकी सजा 7 साल से ज्यादा नहीं है। एक तो रीजन ये दिया, और दूसरा एक हास्यास्पद रीजन दिया कि इसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। मैं न्यायालय को बड़े अदब के साथ सलाम करते हुए कह रहा हूं, कोई जरूरी थोड़ी कि लंबी श्रृंखला हो अपराध की तब आप जमानत दें। आपने देख तो लिया जमानत का परिणाम क्या हुआ, कि दिल्ली को दहलाने का इंतजाम ये कर रहा है। UAPA में जेल गया था। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स भी होते हैं, जुवेनाइल ऑफेंडर्स भी होते हैं। इतना उदार दृष्टिकोण देश के हित के लिए घातक है गायत्री जी। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई कार्य योजना होनी चाहिए कि इस तरीके की जमानत खुलेआम राष्ट्र विरोधी तत्वों को, ISI एजेंटों, पाकिस्तानी एजेंटों को मिलेगी। तब तो फिर चल चुका काम। यूपी ATS को देखना चाहिए था कि जब एक शातिर अपराधी राष्ट्र विरोधी तत्व फिदायीन
जब जमानत हुई तो उन्होंने क्या मध्य प्रदेश को सूचित किया? क्या इसकी निगरानी हुई? और निगरानी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? वहां के एसओ को सस्पेंड होना चाहिए और वहां की इंटेलिजेंस को भी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी एक चूक है। मैं जहां प्रशंसा करता हूं पुलिस की, जहां अच्छा काम हुआ, और जहां लापरवाही होती है विशेषकर ऐसे प्रकरण में जो कि राष्ट्र हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के है, वहां माफी का कोई खाना गायत्री जी नहीं होता है। और जिन जिन्होंने प्रमाद किया है, हिस्ट्री शीट न खुलवाना या खुलवा करके निगरानी न करना, उन सबको निलंबित करके कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? सर बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि ये लोग सोचने वाली बात है कि इनको ये हैंडलर्स कहाँ से मिल गए? एक यहाँ से कोर्ट से छूटा हुआ, कोर्ट ने बरी कर दिया। Then he gets in touch with somebody who is sitting in Syria and Turkey, who gets trained and then सिटी comes here. सीरियस करके देखिए, रेड और सर रेडिकलाइजेशन, सबसे गायत्री जी, रेडिकलाइजेशन, कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग। जी। सर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि अभी तक भारत के अंदर आईएसआईएस के मॉड्यूल्स उतने नहीं थे, पर पिछले 1 साल से सर आपने भी कवर किए और मैंने भी कवर किए, इनकी एक्टिविटीज़ विद इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कौन इनको लेकर आ रहा है? ये कौन पाक इन्हें पनाह स्पॉन्सर्ड दे रहा है? ये पाक स्पॉन्सर्ड है। इनको स्लीपर सेल की मदद मिलती है और रेडिकलाइजेशन के जरिए गायत्री जी, इनको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है। उस सपोर्ट सिस्टम में 3 टांग हैं। पहली टांग इंडियन स्लीपर सेल्स, नंबर 2 पाकिस्तान आईएसआई, नंबर 3 इनको जो हमारे यहाँ जो 2.5 फ्रंट जनरल विपिन रावत ने कहा था, उस 2.5 फ्रंट का आधवा फ्रंट जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। आप देखें जो दूसरा अदनान है वो एटा जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां का रहने वाला है। बहुत वीक बैकग्राउंड का है, एटा का रहने वाला है। उसके पिताजी हैं दूरदर्शन में ड्राइवर थे, और उनके चलते 10वां एटा से करने के बाद ये लड़का दिल्ली चला गया और वहां पर डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा मिला। और इसको मिलने के बाद इन्होंने सीधे डाइवर्ट हो गए ये एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए अपने हैंडलर से बातचीत करने में, और बम आदि बनाने के चक्कर में पड़ गए। रेडिकलाइज होने के अब ये वीडियो बनाते थे, अपलोड करते थे। ये क्लिप्स जो छोटी छोटी होती हैं और वीडियोस होते हैं, उनकी एडिटिंग भोपाल वाला बनाता था और दिल्ली वाला एडिट करता था, और इन वीडियोस को इंटरनेट पे अपलोड करते थे। अब जाहिर है कि अगर वीडियो बना रहे हो, आपत्तिजनक गतिविधियां कर रहे हो, पकड़े तो तुम जाओगे ही। अब ट्रेस वहीं पर हुआ कि सीरिया टर्की बॉर्डर पे, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो जब पकड़ा गया वहां पर कि और एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए इनका कम्युनिकेशन होता था, तो गायत्री जी आपने सही कहा। एक तो इनकी ऐसी औकात नहीं है कि ये 10,000 महीने की नौकरी करें, लेकिन अरमान इनके देख लीजिए कि दिल्ली को दहला देंगे दिवाली में। और इसमें इनके के हाथ में, जिसको कहते हैं कि बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ाने वाली बात है। इनकी औकात नहीं कि कोई बड़ा काम कर सके, लेकिन दिवाली के 4 बड़े पटाखे भी अगर फूट जाते तो उससे भी, एक साथ फूट जाते तो उससे भी क्षति हो जाती है और मौतें तक हो सकती हैं। तो ये समझे कि इनकी कोई बहुत बड़ी प्रतिभा है, ये बड़े टैलेंटेड लड़के हैं। इनमें दे हैव नो सच टैलेंट, इट इज ओनली अ डिस्ट्रक्टिव माइंड दैट हैज बीन वायर्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दैट इज व्हाई गायत्री जी दे नीड टू बी डी-रेडिकलाइज्ड। अब हम बात करते हैं कि इनके ये आगे दिल्ली, दिल्ली में इन्होंने अपना ये जो आईटी में डिप्लोमा किया, उसके बाद आईएसआईएस में आ गए। भाई कहाँ डिप्लोमा आईटी में और आईएसआईएस में आ गए। अब हम एक चीज से आपको और लिंक करते हैं, इनका दुस्साहस और मनबड़पना। ये जो अदनान है, इन्होंने हमारे एक जज साहब में, याद करें, बड़े यशस्वी जज हैं, जिला जज रवि कुमार दिवाकर, कुछ नाम याद आ रहा है? इन्होंने बनारस में ज्ञान वापी प्रकरण में, जब श्रृंगार गौरी का प्रकरण चला था, और ये दरखास्त पड़ी थी कि श्रृंगार गौरी की पूजन की हमें अनुमति दी जाए, और हमें वहां की जो मूर्तियां हैं उस परिसर में उनकी सुरक्षा की है। रवि कुमार दिवाकर जी, रवि कुमार दिवाकर जी ने जब ये जजमेंट दिया तो इनको धमकी आना शुरू हो गई थी। और बाद में जब शिवलिंग प्रकट हुआ, पता लगा वहां पर कि वजू खाने में है, तो इन्होंने ये भी कहा था कि साहब इसके बारे में सील कर दिया जाए, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। अब इनको जज साहब को थ्रेट्स आने लगी 2 चैनल से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सिम कार्ड से, मान लीजिए, और इंटरनेट प्रोटोकॉल,
और दूसरा एक मूवमेंट इस्लामिक, तो पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, इस्लामिक मूवमेंट से एक रजिस्टर्ड लेटर आया था, तो एक रजिस्टर्ड लेटर इनको मिला और एक इनको वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से इनको कॉल आई थी। अब इन दो जो धमकियां मिली थी जज को, तो इनका मनबड़ बना। इसके बाद 20 जून को जज साहब का तबादला हो गया। ये मई 22 की बात है बनारस की। उसके बाद 20 जून को जज साहब का तबादला बरेली हो गया। वहां बरेली में भी जज साहब को 2 बार धमकियां आई, वॉइस ओवर, वही उसी तरीके से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से। और अदनान जो भोपाल वाला है हमसे, जिसमें अपना नाम रखा था बसेद खिलजी, बसेद खिलजी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, उससे धमकी आई। जज साहब का कहना है कि दोनों की भाषाएं एक जैसी हैं और उन्होंने जस्टिस रवि कुमार दिवाकर की फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की और बहुत भद्दी भद्दी गाली दी कि तुम काफिर हो, ये है वो हो, और धमकी दी। जज साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को चिट्ठी लिख करके पूरी विस्तृत उससे अपने बातें लिखी कि इस तरीके से धमकी मिल रही है। और चिट्ठी की जो भाषा है और जो इंटरनेट पे है आपकी जो इंस्टाग्राम पे, वो बिल्कुल भाषा शैली एक जैसी है। काफिर शब्द का कई बार प्रयोग किया है। जज साहब ने यह भी कहा कि उनके भाई जो कि जज है उनको भी असुरक्षा है। एक उल्लेखनीय बात और है कि जज साहब ने 2024 में तौकीर रजा खान के प्रकरण में यह स्पष्ट लिखा था कि तौकीर रजा खान 2010 के बरेली दंगे में पूरी तरीके से जिम्मेदार और दोषी है। आप समझ सकती हैं कि 3 लैंडमार्क चीजें जस्टिस रवि कुमार दिवाकर जी ने दी। एक ज्ञान बापी वाली दी, एक तौकीर रजा खान की दी, और इसके अलावा समय समय पर जो बातें हुई हैं उसको लेकर के जो इन्होंने शिकायत की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से। लेकिन दुर्भाग्य आप देख लीजिए कि जस्टिस रवि कुमार दिवाकर जी की सुरक्षा में हीला हवाला हो रहा है। मैं फिर इसको कहूंगा, एक माननीय जज ने एक अपने कर्तव्य के ऊपर अपनी सुरक्षा की अनदेखी करते हुए, और कोई होता तो शायद इसमें कोई पहल न करता। लेकिन मैं सलाम करता हूं जज्बे को श्री रवि कुमार दिवाकर ऑनरेबल जज साहब का, कि उन्होंने निर्भीकता का परिचय देते हुए राष्ट्र प्रेम और कानून को सर्वोपरि रखते हुए और वो व्यवस्था दी जो कि सामान्यतया लोग नहीं देते, या हीला हवाला करते या पीछे हट जाते। लेकिन जस्टिस रवि कुमार दिवाकर न पीछे हटे, उन्होंने ऐसा निर्भीक दिया कि जिनकी सर्वत्र और हर जगह उसकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन ये उम्मीद की जाती कि उनकी सुरक्षा हो जाए। दिखाई ये पड़ रहा है कि गनर कई कई दिन गैर हाजिर रहता है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जो पूरा प्रकरण है उस पर प्रथम सूचना मैं आपके इस शो को टैग करूंगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उत्तर प्रदेश को, पुलिस महानिदेशक को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को। और मैं चाहूंगा ये सुनिश्चित करें कि जस्टिस रवि कुमार दिवाकर जी की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था जो कि एक अनिवार्यता है, उस पर जरूर पूरी की जाए। परमात्मा करे वो और उनका पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। इन चोट्टों और इन जो काफिर कहने के गालीबाजों की कोई औकात नहीं है। इनकी औकात हम तब समझेंगे जब इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो। अब हम बताना चाहेंगे गायत्री जी कि आपने तो इतना ताना बाना देख लिया, पुलिस के प्रोएक्टिव एक्शन से, इंटेलिजेंस के, आपने ये देखा कि जागा हुआ भारत, इसने इनको छट्टी का दूध याद दिला दिया। अब हैंडलर सोच रहे हैं कि इतना निवेश किया होगा इनको कल्टीवेट करने में, कल्टीवेट करके गायत्री जी इनको ट्रेन करने में, इनको रेकी कराने में लाखों रुपए खर्च किए होंगे, और लाखों रुपए में पानी तो फिर ही गया। जो फेक अकाउंट्स खोले, जस्टिस रवि कुमार दिवाकर जी को गाली वाली दिया, अपने को उस तरह से धन प्राप्त करने के नए नए तरीके सोच रहे हैं, वो बातें तो बनी नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा यूपी एटीएस ने जो पहले थोड़ी सी इसमें जो चूक हो गई, इसकी जमानत हो गई थी, वो जमानत नहीं होनी चाहिए थी। अगर जमानत हो गई तो उसकी निगरानी होनी चाहिए। जमानत का होना और निगरानी का न होना, ये दोनों पुलिस प्रशासन की चूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस रवि कुमार दिवाकर जिनको भी चरमपंथी काफिर कह के गाली देते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, उनकी सुरक्षा में हीला हवाला हो, ये भी हमारे ऊपर एक बहुत सही संदेश नहीं जा रहा है। इसमें मैं चाहूंगा और आपके इस प्रोग्राम को टैग करते हुए मैं विनम्र अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री सचिवालय से भी, प्रमुख सचिव गृह से भी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार जी से भी, अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी से, कि
जस्टिस रवि कुमार दिवाकर जी की सुरक्षा और अन्य जो ऐसे पक्ष हैं उनकी सुरक्षा अभेद्य की जाए। और दिल्ली स्पेशल सेल को बधाई देते हुए कि इसको साझा करते हुए इनकी गहराई से करें पूछताछ, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, और जिससे कि जो भी इनके संगी साथी और इनका जो सपोर्ट सिस्टम में गायत्री जी क्या होता है, जो स्लीपर सेल जो इनको गाइड करता है, जो नेविगेट करता है, धन की व्यवस्था करता है और जो इनका रोड मैप तैयार करता है, उनका अनावरण होना जरूरी है। यह संतोष का विषय है कि एनआईए का भी इन्होंने सूचित कर दिया है, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन गायत्री जी, हम अभी पहली पायदान पर हैं, अब यात्रा बहुत लंबी है, इससे बहुत आगे जाना है। और हमेशा जो है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, हमेशा सतर्क रहना ही हमारी स्वाधीनता का एक छोटा सा एक हमारा कर्तव्य है, और हमेशा हमें जागरूक रहना है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दीज़ डिटेल्स। बट ये मेरा मेरा फ़ोकस हमारे यहाँ बहुत सारे साँप अजगर हैं, कि इन लोगों को साँप और अजगर की कैटेगरी में रखा जाता है। और बट इस वक़्त मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि मैं ये बोलूँ कि ये साँप कितने भी हों, बिलों से निकल नहीं पाएँगे, क्योंकि इनका शिकार करने के लिए हमारी फ़ोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस तैयार बैठी हुई है। रही बात, मेरा जो दिमाग चल रहा है वो सीरिया और टर्की की तरफ चल रहा है कि आप में इतनी हिम्मत आ गई है। सीरिया वो जिनके पास खाने के लिए नहीं है। हंगर के नाम पर भारत खाना भेजता है कई बार इनको। आप ज़रा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और टर्की, टर्की को तो जवाब लेफ्ट, राइट, सेंटर मिल ही रहा है, चाहे वो आर्मीनिया के थ्रू हो या फिर बाकी जो स्टेप्स अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस भी है कहीं अपने जियोपॉलिटिकल सेशंस में। आपकी हिम्मत इतनी हो गई है कि आप अपने ट्रेन्ड टेररिस्ट को भारत की तरफ भेजने की सोच रहे हैं। चलिए तैयार रहिए। इसीलिए तैयारी सर इस वक़्त आपने भी देखा होगा किस तरीके और किस लेवल की तैयारी चल रही है, राजनाथ सिंह जी हों, मोदी जी हों, रोज़ बात हो रही है, भैरव बटालियन रेज़ की जा रही है, जिसके ऊपर मैंने आज दोपहर में भी एक शो किया था। 23 यूनिट्स ऑफ भैरव बटालियन, प्लीज़ हमारा दोपहर का शो ज़रूर देखिएगा। दीज़ आर हाइली ट्रेन्ड मतलब ल डेडली कमांडोज़ इन फैक्ट, कि जहाँ जाएँगे वहाँ धमाका करके आएँगे, धमाके से छोटा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन पर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अ शाउट आउट फॉर ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स, गायत्री मीडिया, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम, टेलीग्राम और इंस्टा। प्लीज़ फॉलो अस। वहाँ पे न्यूज़ मिस नहीं, यहाँ पे न्यूज़ मिस हो सकती है क्योंकि सिर्फ़ 4 शोज़ की कैपेसिटी है मेरे पास, पर वहाँ पर कोई न्यूज़ मिस नहीं हो रही है। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा हमारे सभी हैंडल्स पे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गायत्री जी, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर।